नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर मुगलसराय से है। नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में स्वस्कर हाउस टैक्स वसूली को लेकर एक बड़ा जनहित मामला सामने आया है। नगर के भवन स्वामियों और साथ ही नागरिकों ने प्रभारी अधिशासी अधिकारी एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है और स्वीकार की वसूली वर्ष 2015 से न लेकर भावनाओं के वास्तविक सर्वे की तिथि और साथ ही उसी वित्तीय वर्ष से ही लागू की जाए। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि स्वीकार प्रणाली 1 अप्रैल 2015 से लागू तो कर दी गई है, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते वर्ष 2025 से 26 तक भी नगर के सभी पुराने और नए भवनों का सर्वे और कर निर्धारण पूरा हो नहीं सका है। नागरिकों का आरोप है कि विभाग की उदासीनता के कारण नामांतरण और आपत्तियों से जुड़ी फाइलें 5 से 6 वर्षों से लंबित है। कई फाइलें कार्यालय में धूल खा रही हैं, जिससे लोगों को बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सर, पत्रक दिया गया है, क्या मामला था? पत्रक में सॉकर से संबंधित कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो उन क्वेश्चन की बोर्ड में भी पहले उसको रखा गया था, तो उसकी हम लोग जांच करा लेंगे और जो भी नियम में होगा जनता के हित में हम लोग करेंगे। कुछ बताइए। मैं विकास शर्मा, मानवाधिकार। शर्मा जी, नगर पालिका आए थे, ईओ साहब से मिले, पत्र दिए, क्या मामला था? मामला स्वकर से जुड़ा हुआ था, जो कि 2015 से यहाँ लगाया हुआ था, लेकिन वसूली न होने कारण कर्मचारियों की हिला हवाली या जो भी कर लें, ये एक बार 2024 से स्टार्ट कर दिए बैग से लेना। बैग से लेने का मतलब ये होता है कि लाखों में स्वकर हो जाएगा भवन स्वामियों के ऊपर। इतना दबाव, जनता भी परेशान थी। तो उसी के संदर्भ में जब 2020 में ये रिवॉक होने का हो गया था कि 2020 से पहले नहीं लिया जाएगा, लेकिन 20,000 होने के बाद भी फिर 24 से स्टार्ट कर दिए लोग। 4 साल फिर इसको रोक दिए लोग, और एक साथ 11 साल का अगर स्वकर आप लेंगे तो सोचिए कितना धनराशि हो जाएगी। तो इसी संदर्भ में हम लोग दिया था और पत्रक दिए हैं और मांग किए हैं कि ये स्वकर अब से लगाया जाए, जिससे जनता को आराम हो और पैसा न जो दे रहा हो अब देना स्टार्ट करे तो नगर पालिका का आर्थिक बढ़ जाएगा। मैं राकेश रोशन सिंह बागी, पूर्व महामंत्री छात्र संघ, प्रदेश अध्यक्ष, दिव्यांग प्रकोष्ठ, वर्ल्ड सोसाइटी, मानवाधिकार। नगर पालिका कार्यालय हैं, ईओ साहब से मिले, पत्र दिए, क्या मामला है? ये हमने इसलिए पत्रक दिया है कि स्वकर से पूरे नगर की जनता और पूरे नगर के भवन स्वामी पुराने हो या नए हो सभी परेशान हैं, और ये लोग 2015 से वसूली कर रहे हैं, जबकि 1/4/2015 से ये लागू होना था। विभाग की गड़बड़ियों की वजह से, कर विभाग के कर्मचारियों के लापरवाही की वजह से ये अब तक पूर्ण रूपेण लागू नहीं हो पाया। जो पीछे बोर्ड थी उसके 27/1/2020 के दिन बैठक हुई थी, जिसमें ये प्रस्ताव पास किया गया था कि कर विभाग के कर्मचारियों के लापरवाही से ये नहीं लागू हो पाया, तो अब ये 2015 से वसूली न करके जब इस सर्वे किया जाए भवन का और जब इसकी जांच हो तभी से हो। तो 2020 से भी इन लोगों ने फाइल को दबा दिया। अब 2026 में ये वसूली कर रहे हैं 15 से। तो मैंने इसलिए पत्र दिया है कि किसी भी सूरत में अब 2026 में अगर सर्वे हो रहा है और जांच हो रही है तो 2026 से स्वकर देना हो, 2015 से 26 तक का एरियल बना के न वसूला जाए। और ये कार्यालय में मैं अंतिम बार पत्र दिया हूँ, अगर ये नहीं मानेंगे और इस पे निर्णय नहीं लेंगे तो मैं इसको उच्च न्यायालय से कराऊंगा, लेकिन नगर के भवन स्वामियों को स्वकर से राहत दिला के रहूंगा। नगर के लोगों को इससे कितनी फायदा होगा? नगर के प्रत्येक भवन स्वामी को कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए का एरियल जो भरने का इन लोगों ने इशू किया है, एक व्यक्ति को 1 लाख से लेके और 5 लाख 6 लाख तक का बचत होगा।
सरोवर नगरी समेत पूरे देश प्रदेश एवं जनपदों में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आज से हो चुकी है। सुबह से ही श्रद्धालुओं द्वारा व्रत आदि रखकर घर में पूजा अर्चना करने के बाद मंदिरों के लिए प्रस्थान किया गया, जिसके चलते देश भर में मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। वही बताया जाता है कि आज से हिंदुओं का नव वर्ष भी शुरू हो चुका है। इस दौरान हर तरफ माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं। उत्तराखंड में भी चैत्र नवरात्रि को लेकर उल्लास और आस्था का माहौल देखने को मिल रहा। नैनीताल व उसके आसपास सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा मंदिरों में लगा हुआ है, जिसमें वहां पर घोड़ा खेल और साथ ही कैची धाम, हनुमानगढ़ और साथ ही गुफा महादेव और साथ ही सेनवोयू मंदिर, सत्यनारायण मंदिर के अलावा विश्व प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यता भी बेहद खास है। मान्यता के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमानित होकर हवन कुंड में आत्म आहुति दी थी, तो भगवान शिव उनका पार्थिव शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे और साथ ही इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया और वहां कहा जाता है कि सती की बाईं आंख नैनीताल में गिरी थी, जिसके बाद यहां मां नैना देवी की स्थापना हुई है। सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड में 2 पंचायतों में पैक्स चुनाव प्रशासनिक चाक चौबंद व्यवस्था के बीच बुधवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इसमें गोलमा पश्चिमी पंचायत से पॉक्स अध्यक्ष पद पर आलोक कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नवीन कुमार को 47 मत से पराजित कर जीत हासिल की है। वहीं बिशनपुर पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त किए है। इस दौरान नव निर्वाचित पैक्स अध्यक्ष को प्रखंड विकास पदाधिकारी से निर्वाचन पदाधिकारी इंद्रदेव कुमार निराला सम्मिलित पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए और साथ ही मतगणना के दौरान 2 पंचायतों में पैक्स चुनाव प्रशासनिक चाक चौबंद व्यवस्था के बीच बुधवार को शांतिपूर्ण तरीके में संपन्न हुआ है। भारतीय नववर्ष के पावन अवसर पर बैतू क्षेत्र में उल्लास और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। बैतू कस्बे में सनातन धर्म प्रेमियों के साथ आदर्श विद्या मंदिर के भैया बहनों ने मुख्य चौराहे पर आकर्षक रंगोली उकेर कर नववर्ष का स्वागत किया। रंग बिरंगी रंगोलियों से सजे चौराहे पर विद्यार्थियों ने भारत माता की जय के गगनभेदी नारों के साथ पूरे माहौल को देशभक्ति और उत्साह से भर दिया है। इस दौरान स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और कार्यक्रम की सराहना की गई। हिंदू नववर्ष, जिसे विक्रम संवत के रूप में भी जाना जाता है, पूरे भारतवर्ष में श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया जाता है। यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखता है, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का संदेश भी देता है। चित्तौड़गढ़ में चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर जिले के सभी प्रमुख शक्तिपीठों पर विधि विधान के साथ घट स्थापना की गई है और साथ ही दुर्ग स्थित श्री कालिका माता मंदिर, आसार वसा और साथ ही माता जोगड़िया माता और साथ ही बोजुंदा स्थित श्री काल भैरव मंदिर सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना संपन्न हुई है। वहीं तेज गर्मी को देखते हुए सभी शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, छाया, कूलर एवं पंखे की विशेष व्यवस्था की गई है। महंत चंद्र भारती जी महाराज ने बताया कि चैत्र नवरात्रि में माता जी की भक्ति और पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और मंदिरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर दी गई है। क्या नाम आपका?
आचार्य श्रवण सामवेदी। चैत्र नवरात्र है, किस तरह से मुहूर्त रहेंगे घट स्थापना के? आज घट स्थापना का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट है। सुबह 6:43 से 8:10 तक का पहला मुहूर्त है, जिसमें घट स्थापना कर सकते हैं। दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त है, जो अभिजित मुहूर्त कहते हैं उसको, वो दुर्लभ होता है। वो दिन में 12:10 से लेके 2 बजे तक ये चलेगा मुहूर्त। इसमें आप घट स्थापना करें, नवरात्रि माता जी के प्रथम शैलपुत्री की पूजा करें, तो भगवती आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करें, आपको खुशहाल रखें, तो शांति मिले आपको। गुरुदेव, बात की जाए आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, किस तरह रहेगा? अगर बात की जाए तो आम जन के लिए और श्रद्धालुओं के लिए किस तरह से लाभ मिलेगा? इस बार जो है चैत्र में जो है गुरुवार को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, प्रथम चरण, और आज के दिन जो है ये रौद्र नाम का संवत्सर आज बदला है, और इस समय का जो मालिक है वो गुरु है, और उसका जो मंत्री है वो मंगल है। इस संसार में कुछ थोड़ा उलट पुलट भी रहेगा, और सुख शांति समृद्धि के लिए जो है ये हम जो है नवरात्रे का जो है कर रहे हैं। और जो भी ये नवरात्रे के दिन करता है उनके घर में दुख नहीं आता है, सुख ही सुख होता है और आनंद होता है। माँ जगदम्बा, क्योंकि माँ बहुत ममतामयी है, आनंदमयी है और सुख देने वाली है, इसलिए उनको मनाया जाता है कि भी हमारे घर में सबको आनंद हो, सुख शांति समृद्धि बनी रहे और किसी की भी उनको तकलीफ नहीं हो। भामाशाह मंडी विस्तार को वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी, कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन ने जताया आभार। कैंप कार्यालय में किया स्पीकर बिरला का स्वागत, अभिनंदन, आतिशबाजी कर खुशी जताई है। लंबा इंतजार हुआ खत्म। वन विभाग की आपत्तियों से वर्षों से अटका था मामला। हड़ौती के लाखों किसान और व्यापारी लोग हुए हैं लाभान्वित। कोटा थर्मल प्लांट में जंगली जानवरों की आवाजाही को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। हाल ही में प्लांट परिसर में रात के समय एक भालू नजर आने से कर्मचारियों में डर का माहौल है। गौरतलब है कि कोटा स्थित इस थर्मल प्लांट के आसपास जंगल क्षेत्र होने के कारण अक्सर जंगली जानवर यहां भटक कर आ जाते हैं। इससे पहले भी एक बड़ा अजगर प्लांट परिसर में आ गया था। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे। कर्मचारियों ने मांग की है वन विभाग और प्रशासन मिलकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। जयपुर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस के मौके पर राज्य के सार्वजनिक परिवहन की ओर मजबूत बनाने के लिए गुरुवार को नई बसों के बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, ताकि लोगों को आधुनिक और साथ ही सावधानिक सुविधाजनक यात्रा के विकल्प मिल सके। फ्लैग ऑफ समारोह और साथ ही अजमेर रोड बस टर्मिनल पर आयोजित किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जयपुर सांसद मंजू शर्मा और मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। नई बसों की बेड़े का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल ने पारंपरिक पूजा भी की है और फिर हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया है। हमारी सरकार प्रदेश के कोने कोने को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ना और जन जन की सुविधा की सुरक्षा की संकल्पित है, ऐसा कहा। और साथ ही नई बसें कई बंद किए गए रूटों को फिर से शुरू करेंगे, जिससे यात्रियों के लिए यात्रा और भी आसान हो जाएगी।
झालापाटन पंचायत समिति स्थित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBEO कार्यालय में आज उस समय हड़कंप मच गया जब कार्यालय के भीतर एक जहरीला कोबरा सांप दिखाई दिया। ये सांप CBEO कक्ष की खिड़की से कुंडली मारकर बैठा था, जिसे देख कर्मचारियों और अधिकारी सहम गए। घटनाक्रम के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मंगीलाल जब सुबह कार्यालय में साफ सफाई कर रहे थे तब उन्हें खिड़की में हलचल महसूस हुई। गौर से देखने पर वहां एक काला कोबरा बैठा था। इसी दौरान CBEO प्रकाश सोनी ने जैसे ही अपने कक्ष में प्रवेश किया, उनकी नजर भी सांप पर पड़ी। कार्यालय में सांप होने की खबर फैलते ही कामकाज रुक गया। टीम ने सावधानी बरतते हुए लगभग 20 मिनट की बड़ी रेस्क्यू मशक्कत के बाद कोबरा को तुरंत सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया। रक्तांचल पर्वत की तलहटी के नीचे बने हुए प्राचीन संतोषी माता मंदिर परिसर में 11 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ को लेकर निकाली विशाल कलश यात्रा। संतोषी माता मंदिर समिति के सदस्य केदार खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया, गुरुवार की सुबह 11:30 पर संत श्री राम गोपाल दास जी महाराज बुढ़ला बालाजी आश्रम रजवास गिरधारी पुरवा व संतोषी माता मंदिर निवाई माइला कुंड के सानिध्य में विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण के बाद विशाल कलश यात्रा मंदिर परिसर से शाही लवाजमे के साथ रवाना हुई है और 9 दिवसीय 11 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ को लेकर एक ही परिधान में सजी हुई महिला है सर पर कलश धारण करके शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकली है। चित्तौड़गढ़ शहर में हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के पहले ही दिन आपराधिक घटनाओं ने अंजाम को चिंता बढ़ा दी है। आमजन की चिंता बढ़ी हुई है। शहर के गांधीनगर क्षेत्र में श्री हजारेश्वर मंदिर रोड पर कुछ ही घंटों के अंतराल में चेन स्नैचिंग की 2 वारदातें सामने आई है। पहली घटना आकाशवाणी रोड स्थित अग्रसेन मांगलिक भवन के पास हुई है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक महिला को निशाना बनाते हुए उसके सोने की चेन झपट ली है। वहीं दूसरी वारदात हजारेश्वर महादेव मंदिर रोड स्थित सब्जी मंडी के पास हुई है, जहां मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों ने चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया है। गांधीनगर क्षेत्र में हुई एक घटना ने शोभना अग्रवाल नामक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई है, जिसमें बदमाश करीब 1 तोला सोने की चेन छीनकर भाग निकले हैं। घटना के बाद पीड़िता और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया है। दोनों ही घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार थे और वारदात के बाद मौके से तेजी से फरार हो गए।
खबर कानपुर से है। श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा प्रबंधक समिति के आगामी रथ यात्रा महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर पुलिस आयुक्त कानपुर नगर को ज्ञापन सौंपकर पिछले वर्ष हुई वहां व्यवस्था में सुधार की मांग की गई है। इस दौरान समिति ने इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश की प्रति भी पुलिस आयुक्त को सौंपी है। प्रति और साथ ही गुरुवार को पनकी मंदिर के महंत एवं सर्वराकार श्री 108 मंडेश्वर बाबा जितेंद्र दास जी महाराज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचा है और समिति का कहना था कि वर्ष 2025 में आयोजित पारंपरिक रथ यात्रा महोत्सव के दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा केवल 2 साउंड स्पीकर को अनुमति दिए जाना आयोजन में गतिरोध उत्पन्न करना था और इसी समय के समाधान के लिए समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक सिविल रिट याचिका संख्या 5073/2026 उत्कर्ष अग्निहोत्री वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 7 अदर्स दायर की गई थी। मुझे कहाँ पर आज आए थे और किस चीज़ का ज्ञापन लेने आप आए? जय सियाराम। हम यहाँ पर आज जो कि प्रशासन के द्वारा बाध्यता की गई 2 स्पीकर 1 स्पीकर इसके लिए कि हमने हमारी रथ यात्रा पर विवाद हुआ था, जिसको लेकर हम लोग हमारे मंत्री जी माननीय न्यायालय की शरण में गए कमेटी और वहाँ से आदेश हुआ कि ये जो स्पीकर की गिनती की बाध्यता है ये ख़त्म की जाती है और जो प्राचीन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है डेसिमल का वही आदेश लागू रहेगा, जिसको कि हमने आदेश की प्रति माननीय अपने कमिश्नर साहब के आगे प्रेरित की। उन्होंने भी कहा माननीय कोर्ट का आदेश सभी मान्य करें। कितने जो है रामनवमी में जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें कितने साउंड लगेंगे, किस तरीके? देखिए, साउंड की गिनती नहीं होगी, डेसिमल का मामला है। अगर 75-70 डेसिमल तक चलता है तो हर एक को साथ में आए सब। बदायूं जनपद की दातागंज तहसील अंतर्गत ग्राम खेड़ा जलालपुर थाना उसहैत में लगातार धमकियों और हमलों से परेशान 2 परिवार अशोक कुमार उदय प्रताप अपनी पत्नियों व बच्चों के साथ गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं और हत्या की आशंका भी जता रहे हैं और पीड़ितों का आरोप है कि पड़ोस के ही कुछ दबंग कल्लू मनवीर शिवम अजीत अंशुल व सारांश बीते कई महीनों से उनके जीवन को दुश्वार बना रहे हैं और जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित का आरोप है मेरे साथ कभी भी सैजनी जैसा कांड हो सकता था। परिजनों के अनुसार सुबह सुबह शराब पीकर आरोपित उनके दरवाजे पर गाली गलौज करते, ईंट पत्थर फेंकते और कई बार तमंचा दिखाकर डराया गया है। पीड़ितों ने कहा है कि इन घटनाओं की लिखित व मौखिक शिकायत थाना उसहैत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी बदायूं और साथ ही सीओ झानी और उप जिलाधिकारी एसडीएम दातागंज को दर्जनों बार दी गई है। साथ ही स्थानीय विधायक को भी अवगत कराया गया है। ग्रामीणों का कहना है इसी रंजिश की पृष्ठभूमि में वर्षों पहले 2 हत्याएं हो चुकी थी, जिनमें पीड़ित परिवार के कुछ सदस्यों की आजीवन कारावास की सजा हुई थी। है और थाना उसहैत का मूल निवासी हूँ। मेरे सामने जो है कई दिन से लगातार घटनाएं हो रही है। ये पड़ोसी हैं शिवम मनवीर कल्लू अजीत, ये आए दिन परेशान करते हैं। कभी हमारी जगह में ट्रैक्टर खड़ा कर देते हैं, कभी नाली बंद कर देते हैं, शराब पी के गाली गलौज करते हैं। इस सूचना 11 तारीख से लगातार हम पुलिस प्रशासन को जिला स्तर पे दे चुके हैं, राजस्व टीम को भी दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और यही कह रहे हैं कि जो सजनी में कांड हुआ वही तुम्हारे साथ करेंगे हम। और इसकी सूचना बार बार हमने दी है, माननीय विधायक जी को भी बार बार बताया, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। इसके बाद में आज हम यहाँ आईजी साहब बरेली के यहाँ जा रहे हैं पेश होने के लिए। उसके बाद में लखनऊ योगी जी के पास जाएंगे और इसके बाद में वो हमें पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं फिर भी। और पुलिस बिल्कुल नतमस्तक है उनके आगे, इतने दबंग हैं वो। और बार बार हम यही बता रहे हैं कि हमारी कभी भी हत्या कर सकते हैं, कभी भी गला काट सकते हैं। रात में हम घर पे रहने के लिए मजबूर हैं, बाहर रह रहे हैं, रिश्तेदारी में समय काट रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। 20 चक्कर लगा चुके हैं हम अधिकारियों के पास, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है हमारी। और परिवार वाले सब परेशान हैं हमारे, और फिर भी कोई परेशानी का हमारा निस्तारण नहीं हो पा रहा है, ना भी कोई अधिकारी कर पा रहे हैं। इसमें विधायक जी के पास कई बार हम गए, लेकिन कोई भी काम नहीं हो पाया है हमारा।
जनपद बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव बड़दिया कर रहने वाले 25 वर्षीय गजेंद्र पुत्र अंतराम की शादी लगभग 2 वर्ष पहले गुड़िया पुत्री ओंकार निवासी सतेती थाना बिलसी से धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद से ही गजेंद्र और उसकी पत्नी गुड़िया में अनबन रहती थी और कई दिन पहले गुड़िया अपने पति से झगड़ा करके अपने मायके चली गई थी और पति गजेंद्र ने काफी प्रयास किया बुलाने का, मगर वहां नहीं आई तो देर रात गजेंद्र और उसकी पत्नी गुड़िया से फोन पर विवाद हुआ और इसी विवाद के चलते गजेंद्र ने सुबह अपनी झोपड़ी में फांसी लगाकर जान दे दी है। मौत की सूचना जब परिजनों को मिली तो कोहराम मच गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और गजेंद्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नरेंद्र नाम है मेरा जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बड़ेरिया का। क्या हुआ है? हमारे भैया के साथ रात इनकी मिसेज से बात हुई है। उससे पहले से बात होती थी इन लोग की, इतना नाराजगी चल रही थी दोनों में। अच्छा। हाँ, तो ये गुस्सा में चली गई थी। तो इसने कल परसों बात भी की थी कि आजा मैं काम धंधे करने जाता हूँ, रोटी की परेशानी है। अब न्यारे में तो रोटी की परेशानी होगी, पड़ोसी कौन दे देगा बना के जी। फिर क्या हुआ आज? उसके बाद में इसने रात में बात हुई है 9 बजे करीब। उसके बाद पता नहीं क्या नाराज की बात हुई है, कैसी बात हुई है, कैसी न हुई है। फिर इसने फांसी लगा ली, पता नहीं किसने मारी। अच्छा, ये शादी कितने साल पहले हुई थी? शादी को ऐसे भैया 2-2.5 साल भाई होगी वो। आज कितने बजे फांसी लगाई? पता ही नहीं सर किस टाइम खाई है। सुबह उठ के देखा था, उठा के नहीं अभी 7 बजे करीब, वैसे 6 बजे उठ जाता था ये। अच्छा, तो झोपड़ी में फांसी लगाई है? हाँ, झोपड़ी में फांसी लगाई है। पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। नहीं, आपने दे दी अभी पुलिस को सूचना? हाँ, कोई सूचना। क्या नाम था इनका? गजेंद्र नाम था सर। खबर श्रावस्ती से है, जहां गिलौला में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। एसपी राहुल बाठी के निर्देशन में गिलौला थाना क्षेत्र में सड़क किनारे अवैध कब्जे पर बड़ा अभियान चलाया गया। इस दौरान पैदल गश्त कर पुलिस ने संदिग्ध लोगों और वाहनों की सघन चेकिंग भी की। पुलिस ने साफ चेतावनी दी, दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साफ संदेश, गिलौला ने सड़क पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बदायूं के मूसाझाक थाना क्षेत्र के सैजनी गांव स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट में 12 मार्च को दिन दहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। दोपहर करीब 1 बजे प्लांट में मीटिंग कर रहे डिप्टी जनरल मैनेजर DGM सुधीर कुमार गुप्ता 55 वर्षीय और असिस्टेंट डिप्टी मैनेजर हर्षद मिश्रा 30 वर्षीय को प्लांट के पूर्व वेंडर अजय प्रताप सिंह उर्फ रामू ने के बेहद करीब से 4 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। जांच में सामने आया कि आरोपी अजय प्रताप सिंह प्लांट को पराली सप्लाई करता था। ठेका निरस्त होने और साथ ही आर्थिक विवाद के बाद ये रंजिश रखने लगा है और इसके बाद घटना के बाद वह प्लांट के अंदर दाखिल हुआ और महज 10 कदम की दूरी से दोनों अधिकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। पुलिस ने इस साजिश में मदद के आरोप में प्लांट के ड्राइवर धर्मेंद्र यादव और मुनेन्द्र विक्रम सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। अवैध संपत्ति पर प्रशासन का एक्शन भी है और साथ ही शुरुआती जांच में आरोपी के परिवार का बिजली कनेक्शन भी अवैध पाया गया है, जिस पर अलग से FIR दर्ज की गई है। स्थानीय स्तर पर चर्चा की आरोपी के पास बाहरी क्षेत्र से जारी कुछ फसलों गतिविधियों के लाइसेंस भी हैं और अब जांच के दायरे में आ गए हैं। जनपद बदायूं के गांव में नवरात्रि की पूजा करने मंदिर पर भक्तों का कीचड़ में होकर जाना पड़ा। आपको बता दें, गांव के प्रधान को नवरात्रि के पर्व का नहीं है ध्यान। 5 वर्ष के कार्यकाल में प्रधान ने बहुसंख्य आबादी में नहीं कराया कोई भी विकास कार्य। गांव का प्रधान अल्पसंख्यक होने की वजह से अल्पसंख्यक मोहल्ले में कराता है विकास कार्य। बहुसंख्यक लोगों में प्रधान के प्रति आक्रोश व्याप्त है। गाँव के मंदिर पर नवरात्रि में पूजा करने कैसे जाए सनातन धर्म के भक्त। नवरात्रि की वजह से लोगों ने गाँव में स्वयं ही मिट्टी डालकर मंदिर जाने को बनाया रास्ता। प्रशासन और माननीय भी नहीं देते हैं गांव के विकास कार्यों पर ध्यान। और साथ ही गांव के प्रधान मोहम्मद तारिक ने अभी तक बहुसंख्य आबादी में नहीं कराया है कोई भी कार्य। नवरात्रि के पर्व पर भक्तों को मंदिर जाने में हो रही है दिक्कत। बहुसंख्य आबादी में विकास कार्य न करवाने को लेकर प्रधान मोहम्मद तारिक की हठ धर्मिता आई है सामने। नाम है तुम्हारा? बसंती।
अच्छा, ये क्या मामला है जो यहाँ पे कीचड़ है इकट्ठी और प्रधान काम नहीं करा रहे हैं? मामला का प्रधान कराइए ना रहे हैं, जहाँ कहूँ खींचना है तहाँ सिगरे कराए रहे, हिंदू मना कराए रहे हैं यहाँ पे। मैं रोट हुआ लिखत बैठे तो यहाँ दिन रात बालक को पटकन खाता अपन 24 घंटा हमारे तो दिन भरे को लिखा तो पूरा दिन गोबर कूड़ो नींद सब। प्रधान से कहा था रोड डलाने? कहीं प्रधान ना सुनते ही नहीं ना। प्रधान तो जाके मुँह पे जाके से बाकी मुँह पे बाकी से ऐसा करता। क्या नाम है तुम्हारा? रामलाल। अच्छा, ये क्या मामला है जो यहाँ कीचड़ भरी हुई है? कीचड़ का है, हमारी पद्दल दीवार कई दाव गिर चुकी है, या पानी ने में भरी है, ये करने को परेशानी है, बाली बच्चा को सब भीतर भरो जा तो पानी सुनता ही ना है। प्रधान कौन है? प्रधान जो है का नाम मोहम्मद तारिक। अच्छा, हाँ। तो 5 साल में कोई काम कराया है? कोई ना कराता है। अच्छा, तो अभी शिकायत करी थी उनसे कि बनवाने की? कई बार नहीं बनाया उन्होंने, याद डालेंगे कल डालेंगे। मैं तुम्हारा? अच्छा, ये क्या मामला है जो यहाँ कीचड़ भरी हुई है, लोग परेशान हो? मामला क्या है, ये प्रधान कुछ सुन नहीं रहे हैं, 5 साल से कोई नहीं काम करा रहे हैं यहाँ पर, और बड़ी दिक्कत हो रही निकलने में भी कीचड़ है, और जहाँ पर काम जरूरत है वहाँ काम करा रहे हैं अपने, इधर कोई काम नहीं करा रहे हैं हमारी तरफ। प्रधान से बोला क्या? प्रधान से कई बार बोला है, कहते हैं यहाँ कराएंगे। कौन से गांव का मामला है? ये मछली गांव का मामला है। अच्छा, पक्षपात वाली बात कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? संदीप शर्मा। अच्छा, ये क्या मामला है जो मछली में जो कीचड़ भरी हुई है? कीचड़ कहने का मतलब प्रधान सुनते ही नहीं है, और कई बार कह चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अब बच्चे निकलते हैं, सभी लोग परेशान होते हैं, माता बहनें निकलती हैं, उन्हें दिक्कतें होती हैं, और ये अब नवदुर्गा शुरू हो रहे हैं, पूजा मंदिर पास में है, निकलेंगे इधर जाए तब भी दिक्कत हो जाए। दिक्कत प्रधान से कहो तो मतलब हाँ अभी करवा रहा हूँ, अभी करवा रहा हूँ, कोई काम ही नहीं करवा रहे हैं यहाँ। भवानीगंज क्षेत्र के जलालपुर में भीषण आग का कहर है। दिए छप्पर से मकान में लगी आग देखते ही देखते फैल गई लपटें। आग की चपेट में 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे, एक बकरी की मौत, लाखों का सामान जलकर खाक। ग्रामीणों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। श्रावस्ती में नवनिर्माण के 9 वर्ष विकास का उत्सव। बीजेपी विधायक रामफेरन पांडे एवं डीएम अश्विनी पांडे रहे मुख्य अतिथि। सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य मेले का आयोजन, विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉल, युवाओं को उद्यमी ऋण, बीमा, चेक और साथ ही महिलाओं को मिली सिलाई मशीन, टूल किट और साथ ही विधायक और डीएम ने किया है वहां पर बच्चों का अन्नप्राशन और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार 9 वर्ष पूरे होने पर कल पहला दिन था। 9 दिन का ये कार्यक्रम, 9 वर्ष पूरे हुए हैं। 9 दिन का ये रोजगार मेला लगा हुआ है, प्रदर्शनी लगी हुई है, और आज दूसरे दिन हमें भी आने का अवसर मिला। मैं यहाँ आया, हमारे साथ में जिलाधिकारी अश्विनी पांडे साहब थे, अपर जिलाधिकारी वर्मा जी थे, और समाज कल्याण अधिकारी थे एसडीएम यादव जी थे, प्रवीण जी, और तमाम लाभार्थी से आज हम लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए पाए गए, ओडी का भी दृश्य देखने को मिला, और जो समूह के माध्यम से लोग अपना अपना प्रदर्शनी लगाए थे, सबको देखने का अवसर मिला। आज विभिन्न प्रकार के जो बैंकों से ऋण युवाओं को, महिलाओं को दिए गए, उसके सर्टिफिकेट और चेक वितरण का भी कार्यक्रम किया गया। बच्चों के अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम किया गया, और महिलाओं की गोद भराई का भी कार्यक्रम किया गया। और ये पहली सरकार है जो जनता के अदालत में लगातार 9 दिन तक हिसाब देने के लिए इस सभा के माध्यम से तत्पर है, और ये सरकार कर रही है। आज तक किसी सरकार ने अपना हिसाब नहीं दिया, लेकिन जनता के द्वार पर सरकार चल करके आई है। ये उत्सव मना करके, उत्सव के कार्यक्रम में 9 वर्ष पूरे होने पर 9 दिन का कार्यक्रम हर जिला मुख्यालय पर प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा किया गया है, और हमारे यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम चला। इसका पूरा श्रेय
हमारे जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे के नेतृत्व में उनको जा रहा है और हम लोग भी उसकी सशंदित गवाह बने और उसके साक्षात्कार बने। आज के दिन मैं यहाँ का मुख्य अतिथि के रूप में पहुँच करके और लोगों को तमाम प्रकार के सर्टिफिकेट और चेक वितरण का कार्यक्रम किया गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज नवरात्र का पहला दिन है, इसलिए मैं कल नहीं आया था कि आज नवरात्र के दिन माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेकर के तब मैं दुर्गा मेले में जाऊंगा और हमारी सरकार ऐसे निरंतर चलती है। श्रावस्ती नवरात्रि के पहले दिन सोनवा थाना क्षेत्र में निकली भव्य कलश यात्रा भगवान शिव और माता आदि शक्ति स्थापना को लेकर जुटे हजारों श्रद्धालु और साथ ही बेड़सरी गांव में गाजे बाजे और जयकारे के साथ हुआ भव्य शुभारंभ। रास्ते भर भक्तों का उमड़ा जनसैलाब माहौल हुआ भक्ति में। राप्ती नदी के भाखला घाट पर पहुंचे हैं विशाल कलश यात्रा मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से भरा जल पवित्र और साथ ही महिलाओं ने सिर पर कलश रख कर निभाई है परंपराएं। जैसा पूरा विश्व जानता है कि इस समय मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजराइल इन तीनों देशों के बीच चल रहे महायुद्ध का प्रभाव दुनिया भर में दिखाई दे रहा है और इसका असर भारत देश में भी पड़ रहा है, जिसके चलते पहले सुचारू रूप से मिलने वाले घरेलू गैस अब काफी विलंब के बाद उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही है। इसी बात को लेकर विपक्ष भी हमलावर है, जो सड़क से लेकर सदन तक देश की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर आए दिन समय समय पर विरोध और साथ ही प्रदर्शन कर रहा है, सरकार पर गरज रहा है। लेकिन बावजूद इसके भी सरकार राष्ट्र में पर्याप्त मात्रा में रसोई ईंधन उपलब्ध होने के बड़े बड़े दावे करती रही नजर आ रही है, जबकि हकीकत तो कुछ और बयां कर रही है, जिसका जीता जागता स्पष्ट। पर्ची कटी, आज लोग सुबह 8 बजे से आए हुए हैं, अब ये 12:30 बज चुके हैं, कोई गैस नहीं मिल पा रही, सभी जनता परेशान है। बात नहीं करने को तैयार है, ना बतलाने को तैयार है क्या आगी या नहीं आगी। मैं जसपुर में रहता हूँ, खलील अहमद मेरा नाम है। जसपुर गैस एजेंसी भारत जैसे इंडियन भारत को बोल रहे हैं। राम कासमपुर गैस के लिए आए साहब, 4 दिन से परेशान हो रहे हैं इंडियन गैस एजेंसी पे। रोज आना रोज चले जाओ और धांधलेबाजी हो रही, जो आगे तो पैसे दे दें, पिछले वाले ऐसे रह जाए लाइन में लगे। गैस एजेंसी वाले कभी कहते हैं गाड़ी आ रही है, कभी कहते हैं ना आ रही है, अभी गाड़ी लगी ना है। हाँ, जनता परेशान है। अब सरकार से ये है कि सबको सिलेंडर मिलना चाहिए, जितनी पब्लिक यहाँ है। पब्लिक तो लगभग होगी 300 के आसपास तो होगी, 300-400 व्यक्ति हैं। जो है गैस की समस्या की वजह से है रुकी हुई है गाड़ी अधिकारी कह रहे हैं अभी ना कोई गाड़ी का सूचित कर रहे हैं, ना बता रहे हैं कि आएगी नहीं आएगी। तो ये तो बता दें कि यहाँ साहब गाड़ी आएगी तो ठीक है, रुके और नहीं आ रही तो क्लियर साहब कह दें कि गाड़ी नहीं आ रही, अपने अपने घर जाए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह, ग्राम देवीपुरा। हम कम से कम 2 दिन से 8 दिन से यहाँ परेशान है ज़्यादा, हमें गैस मिलने को तैयार नहीं है। ईद हमारी सिर पे रखी है, बताइए कहाँ से सारे गांव के लोग बेचारे सब परेशान है, बताइए सब मजदूर आदमी हैं, सब कहाँ से गैस लाए बताओ। सुबह से पड़े हैं यहाँ पे, आज भी 8 दिन मुझे हो गया आते जाते, तो बताइए कैसे करें हम। गैस मिलने को तैयार नहीं है। टीवी पे ये दिखा रहे हैं कि साहब कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे परेशानी हो रही है भाई साहब, खूब धान वाली चल रहे हैं, इनकी आपस में कर रहे हैं। उनसे क्या वो उसको पटा ले, वो क्या वो उसको पटा ले, ऐसा परेशान कर रखा है इन्होंने भाई साहब। हम 2 बुकिन खोलने का है। सरकार तो ये कह रही साहब किसी बात की परेशानी नहीं है, ये मतलब कहने का जो है एक परेशानी नहीं है किसी बात की भी, गैस आराम से मिल रही है। और कहाँ मिल रही है आराम से, यहाँ देखिए कितनी बड़ी परेशानी है, कितनी तकलीफ खड़ी है यहाँ पे, बताओ। फेल ही बताएंगे हम तो, इसमें फेल ही है, झूठ बोलती है सरकार। उनका कहना यह है कि आज मिले, कल मिलेगा, कल ना मिलेगा, परसों मिलेगा, फिर क्या करेंगे ईद के बाद तुम्हारा आराम से मिल जाएगा सिलेंडर। अरे जरूरत तो अभी है, तो ईद के क्या करेंगे लेके के बताओ। परेशान तो हर आदमी हो जाए इस टाइम। जी मोहम्मद इरशाद नाम है हमारा, मोहम्मद इरशाद, जसपुर रहते हैं हम, पानी की टंकी पे घर है हमारा।
सर क्या कहते हैं 2 विंडो हमारी बुकिंग काउंटर में लगी हुई है और क्या कहते हैं गैस की सप्लाई पर हर दिन एक लोड हमको प्राप्त हो जा रहा है। आज थोड़ा डिले है लेकिन आश्वासन दिया जा रहा है प्लांट से और हमारे सेल्स अफसर द्वारा कि अभी थोड़ी देर में हम लोड निकाल देंगे। सर डेली स्टॉक नील हो जा रहा है, एक लोड हमको प्राप्त हो रहा है और डेली स्टॉक नील हो जा रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सिलेंडर प्राप्त हो हमें हम सबको मुहैया कराएं। सर हमारे और प्रशासन ने हमने तो बिल्कुल ये प्रण कर रखा है, बिल्कुल एक भी सिलेंडर ब्लैक नहीं होगा और प्लांट भी हमको सहयोग दे रहा है। प्लांट भी हमारी गाड़ी को 10 बजे के बाद ही निकाल रहा है जो पूरी आम पब्लिक के बीच में वो सेल हो रही है। रुड़की विधानसभा में इंजीनियर चैरब जैन लगातार सक्रिय नजर आ रहे। रुड़की कोने कोने पर निशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जा रहा। रुड़की के आसफ नगर गांव में चैरब जैन के द्वारा निशुल्क 10वां स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राम वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भारी संख्या में पहुंचे बुजुर्ग और महिलाओं ने अपने स्वास्थ्य की जाँच कराई। वहीं स्वास्थ्य कैंप में कई प्रकार की निःशुल्क जाँच और दवाइयाँ भी, चश्मे भी मुफ्त दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी पार्टी ने मौका दिया तो चुनाव लड़ूंगा। रुड़की में जल भराव की समस्या को लेकर भी उन्होंने कहा कि जल भराव की समस्या को लेकर भी नगर निगम के द्वारा डीपीआर तैयार करनी चाहिए जिससे जल निकासी हो सके। क्या विशेषता है कैंप में? जैसे कि सभी रुड़की वासियों को और सब पत्रकार बंधुओं को अवगत है कि समय समय पर हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं, तो ये हमने 10वां अपना निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आज आसफ नगर गांव में लगाया है। इस गांव से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है हमारा, बहुत शुरू से बहुत लगाव रहा है। जब से मेरे दादाजी यहाँ से विधायक थे तब से इस गांव से अब ये हम अपना ही गांव मानते हैं इसको। तो यहाँ बड़ों का बड़ा आशीर्वाद मिला मुझे जब हम कैंप की तैयारी करने आ रहे थे। और जो सुविधाएं हर कैंप में रहती हैं, नेत्र चिकित्सक, दंत चिकित्सक, स्त्री रोग, बाल रोग, ईसीजी, फ्री में नज़दीक के चश्मे, फ्री में दवाइयाँ, मोतियाबिंद का भगवान न करे किसी को निकले तो उसका ऑपरेशन, खून की जांच, ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं और भारी मात्रा में गांव वाले यहाँ पर आके इस कैंप का लाभ उठा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि लोग अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक। सर और भी समस्याएं हैं लेकिन प्राथमिकता आपके द्वारा सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर दी गई है, क्या कारण है? नहीं तो क्षेत्र में वो बहुत सारी समस्याएं हैं। क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन मेरे पास जितने संसाधन हैं और जितनी मेरे पास पावर है मैं उतना काम कर पा रहा हूँ। कभी रुड़की की जनता का कभी आशीर्वाद मिलेगा, जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे तो और बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान। सर क्षेत्र में चर्चा का विषय लगातार आप जनता के बीच में ये मान के चले कि आप पूरी तरह तैयार है आगामी विधानसभा 27 के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं और मुझे भरोसा भी है कि मेरी पार्टी और ये मेरे पे भरोसा जताएगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रुड़की से 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। सर अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या मान के चले कि आप निर्दलीय लड़ेंगे? पार्टी मेरी मां समान है, पार्टी से मैं विद्रोह नहीं करूँगा। उसके लिए मैं बार बार कहता हूँ डीपीआर बननी बहुत ज़रूरी है, डीपीआर बननी ज़रूरी है। डीपीआर के साथ साथ लेकिन रुड़की का वो फिर बलिदान भी मांगेगा क्योंकि अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया है। कहीं कहीं जगहों पे अतिक्रमण भी हटाना पड़ेगा। एक जनप्रतिनिधि ऐसा आना पड़ेगा यहाँ पे जो अब ईमानदार हो और इसमें काम करने की हिम्मत हो, जो वोट बैंक की चिंता ना करे। तो एक अगर कभी चुने गए तो डीपीआर बनवाई जाएगी और रुड़की को जल भराव की समस्या से मुक्त कराया जाएगा। अभी आपने ईमानदारी की बात की तो अभी वर्तमान में जो नेता रुड़की के अंदर तो क्या वो ईमानदार नहीं है? देखिए मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता ईमानदारी का या किसी चीज़ का। मैं मेरे को अपना बता सकता हूँ कि यदि मैं चुना गया तो मैं जनता का पैसा जनता के लिए ही लगने दूंगा, इधर उधर उसको नहीं जाने दूंगा। फायदा हो रहा है साहब जो स्वास्थ्य कैंप लगातार चैरब जैन के द्वारा लगाया जा रहा है जी हम तो है, हमें पूरे गांव वालों को फायदा भी मिल रहा है। दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ रही, दांतों का भी ही मिल रहा है, आंखों का भी मिल रहा है और खून चाक भी ही हो रहा है। क्या कहेंगे उनके लिए? अरे बढ़िया काम कर रहे हैं, इस तरह के कार्य होने चाहिए गाँव में। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया। उन्हें एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। ये जानकारी मिलते ही राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हेलीकॉप्टर से तत्काल ऋषिकेश एम्स पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सतपाल महाराज से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर की टीम से पूरी फीडबैक ली। फिलहाल डॉक्टरों ने सतपाल महाराज की हालत स्थिर बताई है। डॉक्टर के मुताबिक पहाड़ पर बदलते मौसम की वजह से सतपाल महाराज को घबराहट और बेचैनी की शिकायत हुई है। किसी प्रकार का रिस्क न लेते हुए उन्होंने तत्काल एयरलिफ्ट पर ऋषिकेश एम्स लाया गया। पूर्व में सूचना मिलने की वजह से एम्स प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर रखा गया है।
इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।